हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को 3-4 रचनाओं के बारे में अध्ययन करा दिया था, और आज की क्लास में हम लोगों को कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में भी अध्ययन करना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे चाणक्य के द्वारा रचित की गई अर्थशास्त्र, उसी प्रकार मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका, फिर उसके बाद गुप्त काल में आने वाले चीनी यात्री फाहियान के द्वारा रचित की गई पुस्तक जिसको फुकोकी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वाणभट्ट के द्वारा रचित की गई हर्षचरित के बारे में, और सबसे अंत में देखेंगे ह्वेन सांग की रचना जिसको सियुकी के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी रचनाओं के बारे में आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद कुछ और भी जो बची हुई रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखा जाए कि ये रचनाएं किस प्रकार से हमारे देश के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इनसे किस प्रकार से अध्ययन करने से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी होगी हल करने में। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कौटिल्य और उसकी रचना अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य का देखिए नाम चाणक्य भी मिलता है बहुत सी जगह कौटिल्य भी मिलता है। तो देखिए जो कौटिल्य थे वो अपने देश के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के समय ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। उन्हीं के समय इनको ज्यादा लोगों के द्वारा जाना गया। ऐसे फिलहाल ये थे और पहले से यानी नंदवंश के समय से थे, लेकिन इनकी ज्यादातर प्रसिद्धि कब हुई? मौर्य वंश के समय। और इसी के बाद इन्होंने अपने देश में एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त किया इतिहासकारों के रचनाओं में और उनकी लिखित बहुत सारे पुस्तकों में। तो चलिए देखते हैं। कौटिल्य के देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य के विविध पक्षों की जानकारी मिलती है, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य के समय बहुत ज्यादा चर्चित हुए थे, और इन्होंने अपनी जो रचना की थी अर्थशास्त्र उसमें मौर्य वंश के विविध पक्षों की जानकारी प्रदान की गई है। देखिए सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में इस ग्रंथ का अस्तित्व आया, और 1909 ईस्वी में श्याम प्रसाद शास्त्री ने इसका अनुवाद किया। ये ग्रंथ क्या था, इसमें क्या बातें थी, किसी को पता नहीं था। 1905 ईस्वी में इसको अस्तित्व में लाया गया, और फिर 1909 ईस्वी में इसको अनुवादित किया गया, ट्रांसलेट किया गया, और इसमें लिखी गई बातों को लोगों के सामने रखा गया। सबसे पहले हम लोग कौटिल्य के बारे में सामान्य बातें देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का सर्वप्रथम हाथ था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य इतना महान शासक था मौर्य वंश का, तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ अगर किसी व्यक्ति का था तो कौटिल्य का ही था। कौटिल्य ने ही उनको ज्ञान प्रदान करके उनको शिक्षा दीक्षा देकर इतना महान शासक बनने के योग बनाया था। तो देखिए जो ये कौटिल्य या चाणक्य थे, इतिहास में विष्णुगुप्त या चाणक्य दो नामों से इनको जाना जाता है। कुछ ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथों से उनके विषय में सूचना मिलती है, और स्पष्ट होता है कि वह तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। यानी जो तक्षशिला का क्षेत्र था, जो इस समय वर्तमान में रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र है, वहीं पे तक्षशिला था उस समय में, तो वहीं के एक ब्राह्मण परिवार से ये संबंधित थे। ये देखिए वेदों तथा शास्त्रों के ज्ञाता थे, और तक्षशिला के जो शिक्षा केंद्र था, विश्वविद्यालय था, वहां के आचार्य थे। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था, और उन्होंने राजनीति शास्त्र में बहुत महारत हासिल की थी, जिसके वजह से उनको राजनीति शास्त्र का प्रकांड पंडित भी कहा जाता था। उन्होंने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक अपना एक प्रसिद्ध ग्रंथ रचा था, जिसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। यह हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना भी है। यानी किस प्रकार से राज्य को चलाया जाना चाहिए, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, ये सारी बातें इनकी इस पुस्तक में लिखी गई हैं, और इसको आज भी बहुत से इतिहासकारों के द्वारा एक प्रमाणिक पुस्तक के रूप में माना जाता है, और विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों में इस पुस्तक का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अर्थशास्त्र के बारे में।
अर्थशास्त्र पुस्तक में देखिए 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं और इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या लगभग 4000 है। प्रथम अधिकरण जो है इसका राजस्व संबंधित विविध विषयों का वर्णन करता है। द्वितीय अधिकरण में नागरिक प्रशासन का विशद विवेचन है, जबकि तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरण में दीवानी, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए जो इसका 5वां अधिकरण है उसके अंतर्गत सम्राट के सभासदों एवं अनुचरों के कर्तव्यों एवं दायित्व का उल्लेख किया गया है। इसके बाद इसमें देखिए 6ठे अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है और अंतिम 9 अधिकरण जो है राजा की विदेश नीति, सैनिक अभियान, युद्ध में विजय के उपाय, शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय, युद्ध तथा संधि के अवसर आदि विविध विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र की जो उपयोगिता है वो देखिए किस रूप में है। पहली बात देखिए क्या है कि अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे वर्णन किए गए हैं उस काल के जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं और उस समय के विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थितियों की जानकारी भी हमें प्रदान करते हैं। तो अर्थशास्त्र में देखिए 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है, 6 प्रकार की मदिरा का उपयोग किया बताया गया है कि उस काल में किया जाता था, 4 प्रकार के दुर्ग का उल्लेख है, व्यूह रचना का उल्लेख है, 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया गया है, 3 प्रकार के राजदूतों का वर्णन किया गया है, 18 प्रकार के तीर्थों का वर्णन है, 27 प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन है, 15 प्रकार की वर्ण संकर जातियों आदि का उल्लेख इसमें किया गया। यानी इतनी सारी बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं जिससे हमें उस काल के बारे में बृहद जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य की इस पुस्तक के अनुसार शासन का जो आदर्श था वो बहुत ही उदात्त था उस काल में। देखिए कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में जिस विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया है उसमें प्रजा का हित ही राजा का चरम लक्ष्य होता था। यानी इन्होंने अपने पुस्तक में बताया है कि किसी भी राजा का सबसे बड़ा लक्ष्य जो होता है अपने प्रजा का कल्याण करना होता है। देखिए वास्तव में यह ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के ज्ञान के लिए बहुमूल्य सामग्रियों का भंडार है। ये सब जानकारियों के अलावा ऐतिहासिक स्रोत होने के बावजूद यह हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और उसके लिए एक बहुमूल्य भंडार के रूप में भी माना जाता है। इसमें शासन, कर प्रणाली, व्यापार, न्याय, जासूसी तंत्र, युद्ध नीति, राजनय से जुड़े विस्तृत विचार आदि प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को बताया सप्तांग सिद्धांत, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका वर्णन अपने पुस्तक में कौटिल्य ने किया है। देखिए कौटिल्य ने राज्य की स्थिरता और शासन की प्रभावशीलता के लिए सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने एक राज्य को 7 अनिवार्य अंगों में विभाजित किया। ये 7 अंग इस प्रकार से हैं। सबसे पहला अंग देखिए उन्होंने किसी राज्य का बताया कि उस राज्य में स्वामी या राजा होना चाहिए। राज्य का प्रमुख होगा वह, उसे धर्म, न्याय और कूटनीति का पालन करना चाहिए। उसके बाद देखिए जो दूसरा अंग है वो अमात्य या मंत्री होता है। अमात्य मंत्री देखिए कुशल प्रशासन के लिए योग्य और बुद्धिमान मंत्रियों का समूह होना चाहिए। तीसरी चीज देखिए जनपद होना चाहिए, यानी देश या प्रजा होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर राजा है तो राजा किसका होगा, उसकी एक कोई प्रजा होनी चाहिए, उसका कोई क्षेत्र होना चाहिए, कोई जनपद होना चाहिए और वह राज्य की जनता और उसका भूभाग जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक नींव होती है। यदि जब राज्य ही नहीं रहेगा, जनपद ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे तो व्यक्ति किसका राजा कहलाएगा। तो ये होना चाहिए। उसके बाद चौथा अंग उन्होंने बताया था कि दुर्ग होना चाहिए, किला होना चाहिए। यानी जिस क्षेत्र पे कोई शासक शासन करेगा, राजा शासन करेगा, वो किले से घिरा होना चाहिए क्योंकि उसको किसी बाहरी आक्रमणकारी से आक्रमण का भय न रहे। तो देखिए बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए सुरक्षित और सशक्त किले होने चाहिए। 5वां अंग देखिए उन्होंने बताया कोष होना चाहिए, राजकोष, यानी उनके पास खजाना होना चाहिए। अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जिससे उस प्रजा का
सही से लालन पालन किया जा सके। देखिए, अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत जो राज्य के संचालन के लिए आवश्यक होता है वो होता है खजाना या राजकोष। उसके बाद देखिए, छठी चीज उन्होंने बताई थी, दंड या सेना होनी चाहिए, यानी उस राजा के पास अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए एक बेहतर सेना होनी चाहिए जिससे उसकी रक्षा की जा सके। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए देखिए संगठित सेना होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में उन्होंने बताया था कि उसका एक अच्छा मित्र होना चाहिए, और वह मित्र कैसा होना चाहिए, सहयोगी राष्ट्र या राज्य के रूप में होना चाहिए, यानी उसके जो अगल बगल के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, वो इसके मित्र होने चाहिए, जिससे उसको भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न आए। देखिए, अन्य राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध जो राज्य की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते। तो इस प्रकार से देखिए, इन्होंने किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शासन के लिए 7 महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बताया है। ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में देखिए पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में जो 7 अंग बताए गए हैं राज्य के, वो निम्न में से कौन से हैं। तो मिलान करने के लिए भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग देखते हैं मेगास्थनीज और उसकी पुस्तक इंडिका के बारे में। जैसा कि देखिए आप लोग को पता है कि मेगास्थनीज भी मौर्य वंश के दौरान ही चर्चा में आया था, और यह भी एक यूनानी राजदूत था जिसका आगमन इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही हुआ था। तो देखिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले मेगास्थनीज के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त। देखिए, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर नामक एक यूनानी शासक का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। देखिए, यूनानी राजदूत। इसके पूर्व यह देखिए, अराकोसिया के राजा के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत भी रह चुका था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पहले इसको अराकोसिया के राजा के दरबार में भी राजदूत के रूप में भेजा गया था। जो भी व्यक्ति राजदूत होता है, देखिए वो एक विद्वान व्यक्ति होता है, इसी वजह से उसको किसी दूसरे राजा के यहाँ दरबार में भेजा जाता है। तो यह भी एक विद्वान व्यक्ति था। देखिए, मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। उसने भारत में रहकर जो कुछ भी देखा उसे अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णित किया है और उसे लिपिबद्ध किया है। दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ अपने मूल रूप में आज प्राप्त नहीं है, यानी जिस रूप में उसने उसको लिखा था वह मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसका अनुवादित रूप दूसरे लोगों के द्वारा मिला है, यह मूल रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। इंडिका के जो विवरण है देखिए वो किस प्रकार से हैं, यानी मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कौन कौन से विवरण प्रदान किए हैं। तो देखिए, मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि व्याप्त थी, जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि उर्वर थी, लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे तथा सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, उनकी वेशभूषा एकदम सादी होती थी, वे लोग खाद्यान्न के रूप में गेहूं तथा जौ का उपयोग करते थे। इसके अलावा मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग रहा करते थे, जिसमें देखिए सबसे उच्च दार्शनिक होते थे, उसके बाद कृषक होते थे, उसके बाद पशुपालक होते थे, उसके बाद शिल्पी होते थे, फिर योद्धा होते थे, निरीक्षक होते थे और उसके बाद अंत में मंत्री होते थे। इसने देखिए भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस यानी शिव तथा हेराक्लीज विष्णु की पूजा के बारे में भी उल्लेख किया है। कहा है कि जैसे यूनान में हमारे देश में शिव को डियोनिसियस के नाम से जाना जाता है तथा विष्णु को हेराक्लीज के नाम से जाना जाता है, तो उसी प्रकार भारत में भी इन देवताओं की पूजा आराधना की जाती है, बस केवल इनका नाम अलग है। उसके बाद देखिए, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उसकी भी काफी प्रशंसा की है, और वह कहता है कि गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। इस नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। इसके अलावा उसने कहा कि यह नगर भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा
एक बतना के राजमहल की तुलना से भी बेहतर था। यानी इसकी तुलना उन राजमहलों से नहीं की जा सकती है, या उनसे भी बेहतर था। उसके अलावा देखिए, मेगास्थनीज के विवरण से मौर्य सम्राट को कर्मठता तथा कार्यकुशलता की जानकारी मिलती है। यानी इसने बताया कि जो मौर्य सम्राट थे वो बहुत कार्यकर्मठ थे, कुशल थे और बहुत योग्य थे। राजा सदा प्रजा के आवेदनों को सुनता रहता था तथा दंड विधान बहुत कठोर है। यानी उन्होंने कहा कि राजा प्रजा की समस्या को सुनता था और दंड जो है कठोर दिया जाता था यदि कोई व्यक्ति अपराध करता था तो। इसके लिए उन्होंने कहा कि उस समय इसी वजह से अपराध बहुत कम होते थे, जबकि लोग सामान्यतः घरों तथा संपत्ति की रखवाली नहीं करते थे। जब दंड कठोर था, अपराध होता ही नहीं था, तो लोगों को अपने संपत्ति की, घरों की उतनी रखवाली करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके अलावा देखिए, मेगास्थनीज के विवरण से मौर्य युग में विकसित व्यापार वाणिज्य की भी जानकारी मिलती है। उसने कहा था कि व्यापारियों के एक बड़े वर्ग का उल्लेख अपनी रचना में किया है और कहा है कि समाज में इनका एक अलग संगठन हुआ करता था। तो इस प्रकार से देखिए, मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं हरिसेन के द्वारा रचित की गई प्रयाग प्रशस्ति। यानी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति नामक रचना को रचित किया था और इससे हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। इसको देखिए, इलाहाबाद के स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, यानी जिनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी के मध्य माना जाता है, महान शासक थे जिनके विजय अभियान और उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करने वाला यह महत्वपूर्ण संस्कृत अभिलेख है। यानी इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और उसके चरित्र चित्रण के बारे में बताया गया है। इसे देखिए, हरिसेन ने रचित किया है, जो उस समय समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। इसकी देखिए जो विशेषता है, सामान्य परिचय है, उसको इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। देखिए, यह ग्रंथ जो है एक संस्कृत काव्य शैली में लिखा गया अभिलेख के रूप में है। यह वर्तमान में इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ पर लिखा गया है या उत्कीर्ण किया गया है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों, शौर्य, प्रशासनिक नीतियों और गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे गुप्तकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यानी यह गुप्तों के शासन के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। इसमें गुप्तों के शासन प्रणाली के बारे में बेहतर रूप से वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं हरिसेन के बारे में। हरिसेन देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त के महामंत्री, कवि और सैन्य अधिकारी थे। वे संस्कृत साहित्य, काव्य और शास्त्रों के विद्वान थे। इन्होंने इस प्रशस्ति में काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है, जिससे यह इतिहास और साहित्य का अद्भुत मिश्रण बन गया है। यानी इसमें इन्होंने काव्य शैली में इसको लिखा है, जिसके वजह से यह इतिहास और साहित्य दोनों का मिश्रण कहा जाता है। अब देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसको भी देख लेते हैं। तो यह अभिलेख देखिए 9 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें देखिए पहला जो भाग है वह सम्राट समुद्रगुप्त की उपाधियों और गुणों का वर्णन करता है। इसमें समुद्रगुप्त को वीर, अश्वमेध यज्ञ करने वाला, महान शासक और महान विजेता के रूप में बताया गया है। इसके अलावा देखिए, इसमें उनकी कला, साहित्य और संगीत में रुचि का भी उल्लेख किया गया। यानी सम्राट समुद्रगुप्त जो थे पराक्रमी थे, वीर थे, योग्य थे, उसके अलावा वो कला प्रेमी भी थे। उसके बाद देखिए, दूसरे में समुद्रगुप्त का वंश परिचय बताया गया है। इसमें गुप्त वंश और समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे महान राजा बताया गया है। उसके बाद देखिए, तीसरे भाग में
प्रथम विजय अभियान का उल्लेख किया गया है और इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त का जो प्रथम विजय अभियान था वो उत्तर भारत में था और उन्होंने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के कई राज्यों को हराया था। आर्यावर्त में देखिए उस समय 9 राजा हुआ करते थे और इन राजाओं को हराकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद देखिए दक्षिण भारत के विजय का उल्लेख चौथे भाग में किया गया है और इसको दक्षिणापथ अभियान के नाम से जाना जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के 12 राजाओं पर विजय प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को पूरी तरह से पराजित कर दिया था और पराजित करने के बाद उन्हें अधीनता स्वीकार करने और कर देने के लिए कहा था। उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया नहीं था। 5वें में देखिए क्या वर्णन किया गया है। इसमें सीमावर्ती राज्यों और विदेशों पर प्रभाव का वर्णन किया गया, यानी समुद्रगुप्त का उस समय नेपाल, असम, बंगाल, कश्मीर और कई अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी बहुत ज्यादा प्रभाव था और उन लोगों ने उसकी शक्ति को स्वीकार भी किया था। उन्होंने देखिए विदेशी शासकों जैसे श्रीलंका के राजा के बारे में भी बताया है कि उसने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। 6ठे भाग में देखिए बताया गया है कि समुद्रगुप्त की धार्मिक नीति किस प्रकार से थी। उसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त धार्मिक रूप से सहिष्णु था और एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति था। इसके अलावा देखिए इन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों को भी सम्मान दिया। श्रीलंका के राजा को बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति भी इसने प्रदान की थी। उसके बाद देखिए 7वें भाग में इसके प्रशासनिक नीतियों के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि समुद्रगुप्त के कुशल शासन, कर व्यवस्था और सैन्य संगठन को कैसे हम लोग जानेंगे समझेंगे, यह भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा देखिए कहा गया है कि ये कवि थे, विद्वान थे और कला के महान प्रेमी राजा थे। 8वें भाग में समुद्रगुप्त के द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था जिससे उनकी सार्वभौमिक सत्ता की पुष्टि हुई थी। इसके बाद देखिए अंतिम में सम्राट की प्रशंसा की गई है, यानी अंत में हरिसेन ने समुद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में संबोधित किया है और उसके गुणों की सराहना की है। इसने समुद्रगुप्त को धरती का दूसरा चंद्रमा और शेर के समान पराक्रमी के रूप में बताया है, संबोधित किया है। अब देखिए इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, प्रयाग प्रशस्ति का महत्व। तो प्रयाग प्रशस्ति का देखिए ऐतिहासिक महत्व क्या है कि यह गुप्त काल के राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसके अलावा इससे पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य कितना विशाल और शक्तिशाली था। उसके बाद देखिए इसका सांस्कृतिक महत्व है। इसमें संस्कृत काव्य की उत्कृष्टता दिखाई पड़ती है। यह दर्शाता है कि गुप्त काल में कला, साहित्य और संगीत का विकास किस प्रकार से हुआ था। इसके बाद देखिए इसमें धर्म और सहिष्णुता के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के प्रति समुद्रगुप्त की सहिष्णु जो नीति थी उसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा देखिए इसमें उस काल की सैन्य नीति के बारे में भी बताया गया है और कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिण भारत में राजाओं को अधीन बनाकर छोड़ दिया। यह रणनीति सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावी थी। तो यानी इस प्रकार से जो इसकी रचना है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आने वाला एक जो महत्वपूर्ण चीनी यात्री फाहियान था, उसके द्वारा भी कुछ रचनाएं की गई, कुछ वर्णन किया गया और उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फाहियान एक बौद्ध चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में भारत आया था और यह 10 वर्षों से भी अधिक समय तक यहाँ रहा था। वह जब अपने देश से चला था तो वहां से आने के दौरान वह मंगोलिया, गोबी मरुस्थल, खोतान, पामीर एवं स्वात आदि स्थलों को पार करते हुए गांधार पहुंचा था। फिर गांधार से वह पेशावर होते हुए पंजाब, फिर मथुरा, फिर कन्नौज, फिर कपिलवस्तु,
फिर वैशाली, फिर कुशीनगर, पाटलिपुत्र, बनारस आदि नगरों का भ्रमण किया था। इन स्थलों का आंखों देखा हाल उसने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। वह अपने देश में स्थल मार्ग से आया था, जबकि समुद्री मार्ग से वापस अपने देश गया था। देखिए ये सारी बातें जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, कभी कभी इसकी एक एक लाइन ही एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान शानशान में 4000 हीन यानी बौद्ध भिक्षुओं को अध्ययन करते देखा था। उसने खोतान में 1500 बौद्ध विहारों को होने की बात कही थी तथा पेशावर में कनिष्क के द्वारा बनवाए गए बौद्ध स्तूप का भी वर्णन किया है। उसने कहा है कि बौद्ध धर्म में अभिरुचि होने के कारण राजनैतिक व सामाजिक जीवन का कोई स्पष्ट वर्णन फाहियान ने नहीं किया है। उसके अलावा देखिए गुप्त काल के प्रमुख राजाओं के नाम तक का उल्लेख उसने नहीं किया है, यानी उसने गुप्त काल के राजाओं के बारे में नहीं बताया है और उस काल की जो राजनैतिक और सामाजिक स्थिति का भी उसने कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया है। उसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स यानी फूगोजी या फूकोकी के नाम से विद्वानों को पता चला है। अब देखिए फाहियान के विवरण क्या क्या थे, यानी फाहियान ने अपनी रचना में अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए क्या क्या विवरण प्रस्तुत किए थे। उसके अनुसार तत्कालीन समय में संपूर्ण अधिकार राजा के पास होता था, इसके बावजूद वह प्रजा का हितैषी था। उस समय प्रजा सुखी थी और संपन्न थी तथा राजा प्रजा के व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। आवागमन की सुविधा हेतु राज्य द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया था। सड़कों पर यात्रियों की सुविधा हेतु विश्रामालयों का निर्माण करवाया गया था। कृषि तथा कृषकों की उन्नत दशा का वर्णन करता है और कहता है कि प्रजा पर कर का भार बहुत कम था तथा उन्हें मुख्यतः भूमि कर ही देना पड़ता था। इसके अलावा देखिए उसने कहा है कि मध्य देश के लोगों को धनी, सहनशील, चरित्रवान तथा धर्मानुरागी के बारे में उसने बताया है। उसने कहा है कि वर्ण व्यवस्था अत्यधिक जटिल थी तथा चांडालों को अछूत समझा जाता था, यानी इसने वर्ण व्यवस्था के बारे में भी वर्णन किया है। धार्मिक दृष्टि से यह सहिष्णुता का युग था तथा राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। इस काल को उसने बौद्ध धर्म के चरमशीलता का काल बताया है, परंतु यह सही प्रतीत नहीं होता है। वस्तुतः यह काल बौद्ध धर्म की अवनति का काल था, क्योंकि और दूसरी रचनाओं में हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में अपने देश में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म, वैष्णव धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था और बौद्ध धर्म का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। अब देखिए हम लोग अगली जो पुस्तक है, अगली रचना है, वो वाण भट्ट के द्वारा रचित की गई हर्षचरित है। यानी वाण भट्ट जो है, जो अपने देश में हर्षचरित नामक पुस्तक को जब लिखे थे, उस समय अपने देश में जो शासन चल रहा था वो हर्षवर्धन का शासन था और यह एक तरह से गुप्तोत्तर काल का समय था और उसी के समय यह रचना लिखी गई थी। देखिए बाण भट्ट के बारे में हम लोग बेसिक चीजें जान लेते हैं। बाण भट्ट देखिए संस्कृत साहित्य के महान गद्य लेखक और कवि थे। ये हर्षवर्धन यानी 606 से 647 ईस्वी में जब उसका शासन था तो उसके राज दरबारी कवि थे और उनके जीवन काल में ही अपने रचनाओं की वजह से ये प्रसिद्ध हो गए थे। इनका जन्म 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था, ऐसा विद्वानों के द्वारा बताया जाता है और कहा जाता है कि ये कन्नौज या उसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित थे। इनके पिता चित्त स्वामी थे जो विद्वान ब्राह्मण थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी हैं, जिसमें हर्षचरित काफी प्रसिद्ध है। ये संस्कृत गद्य साहित्य के प्रथम महान लेखक भी माने जाते हैं, यानी संस्कृत में गद्य साहित्य लिखने के लिए इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको प्रथम महान लेखक भी माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं हर्षचरित का वर्णन। देखिए इनका जो ग्रंथ हर्षचरित है उसका परिचय क्या है।
देखिए हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा रचित एक ऐतिहासिक गद्य काव्य यानी आख्यायिका है। बाण ने इसका आलेखन अपने भाइयों श्यामल के द्वारा सर्वद्वीप भुज महाराजाधिराज हर्ष की हर्ष वृत्त जानने की इच्छा व्यक्त करने पर किया था। यानी जब इनके भाइयों ने हर्षवर्धन के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की तो उसी को वर्णन करने के लिए इन्होंने अपनी इस पुस्तक को रचा था। यह हर्षवर्धन के जीवन, प्रशासन, युद्ध अभियानों और विजय गाथाओं का विस्तार से वर्णन करता है। यह ग्रंथ देखिए संस्कृत गद्य में रचित साहित्य, जीवनी परक साहित्य की पहली कृति मानी जाती है। यानी संस्कृत में गद्य रूप में अगर किसी की जीवन चरित लिखी गई है तो वही पुस्तक है। अब देखिए हर्ष की विषय वस्तु देख लेते हैं, यानी कंटेंट, यानी इसमें किस प्रकार से क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। तो यह ग्रंथ देखिए 8 उच्छ्वास या अध्यायों में विभाजित है, यानी इसको अध्याय कहिए चाहे उच्छ्वास कहिए, जिसमें किस किस अध्याय में क्या क्या बातें लिखी गई हैं इसको हम लोग देख लेते। देखिए इसके प्रथम 3 अध्याय जो हैं वो खुद बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित हैं तथा शेष 5 अध्याय जो है हर्ष के जीवन चरित से संबंधित है। तीसरे अध्याय में देखिए इसने श्रीकंठ जनपद, स्थाणीवेश्वर या थानेश्वर और भैरवाचार्य के बारे में उल्लेख किया है। चौथे अध्याय में उसने प्रभाकर वर्धन का उल्लेख किया है तथा इसी में राज्यवर्धन, हर्षवर्धन एवं राजश्री के जन्म एवं उनके बाल्यकाल तथा राजश्री के कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से विवाह की भी चर्चा की है। इसके बाद देखिए इन्होंने 5वें अध्याय में राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर प्रभाकर वर्धन के काल में हूणों के उपद्रव का उल्लेख किया है और बताया है कि इसको दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजा गया था। इसके बाद देखिए इन्होंने 6ठे अध्याय में प्रभाकर वर्धन की बीमारी और उसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई ये बताया है और उसके बाद बताया है कि राज्यवर्धन द्वारा भिक्षु जीवन अपनाने की इच्छा, ग्रहवर्मा एवं राज्यवर्धन की हत्या तथा सेनापति सिंहनाथ के कहने पर हर्ष की सभी शत्रुओं से बदला लेने की प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए 7वें अध्याय में इन्होंने हर्ष की दिग्विजय यात्रा का प्रारंभ तथा प्राग ज्योतिष के राजा भास्कर वर्मा के दूत हंसवेग की शाश्वत मित्रता का प्रस्ताव लाने का भी उल्लेख किया है। इसके बाद इन्होंने अपने अंतिम अध्याय यानी 8वें अध्याय में राजश्री की खोज एवं प्राप्ति से संबंधित बातों को बताया है और यहीं पर उन्होंने हर्षचरित को समाप्त कर दिया है। लगता है कि इसका कारण जो है बाण की हर्ष की हीनता का वर्णन न करने की इच्छा से या फिर उसकी असमय मृत्यु हो जाना रही है। यानी इसके बाद उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि हर्षवर्धन की कमियों को इन्होंने अपनी रचना में नहीं बताया है, तो ये यहीं पर समाप्त हो गई। उसके अलावा इन्होंने हर्षवर्धन की मृत्यु वगैरह के बारे में भी वर्णन नहीं किया है कि हर्षवर्धन की किस प्रकार से मृत्यु हुई थी। अब देखिए हर्षचरित की विशेषताएं। हर्षचरित देखिए सबसे पहले क्या है कि संस्कृत गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें साहित्यिक अलंकारों और समासों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक महत्व के रूप में देखिए यह हर्षवर्धन के जीवन और उनके काल की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। कथा और साहित्य के रूप में देखिए इसका क्या महत्व है, इसमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ काव्यात्मक कल्पना भी है। राजनीतिक और सामाजिक चित्रण के रूप में कैसे महत्वपूर्ण है, यह 7वीं शताब्दी के भारत की राजनीति, समाज और धर्म की स्थिति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। अब हर्षचरित का महत्व, यह ग्रंथ देखिए इतिहास, साहित्य और राजनीति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। यह संस्कृत गद्य साहित्य की प्रथम जीवनी रचना है। बाणभट्ट की हर्षचरित न केवल हर्षवर्धन की जीवनी है बल्कि यह संस्कृत गद्य साहित्य की उत्कृष्ट कृति भी है। इससे हमें हर्षवर्धन के व्यक्तित्व, राजनीति, प्रशासन और युद्ध अभियानों की जानकारी मिलती है। यह रचना कालिदास की रचनाओं के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्य रचना मानी जाती है। यानी
कालिदास के द्वारा लिखी गई जो संस्कृत में रचनाएं थी, उनके बाद सबसे प्रसिद्ध रचना इन्हीं की मानी जाती है। अब देखिए इसकी कुछ थोड़ी बहुत आलोचना भी होती है। आलोचना में देखिए क्या कहा जाता है कि हर्षचरित का एक दोष यह है कि घटनाओं के वर्णन में तिथियों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, यानी इसमें जितनी भी घटनाओं का वर्णन किया गया है किसी भी तिथि का वर्णन नहीं किया गया है। इसके साथ देखिए लेखक के द्वारा अधिकाधिक उपमा और अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके वजह से इसमें बातों में बहुत अस्पष्टता दिखाई देती है। इसके अलावा देखिए इन्होंने शब्दों में द्विअर्थीपन और वाक्यों में सांकेतिक उद्धरणों का उपयोग किया है, जिसके वजह से इनकी यह रचना जो है जटिल हो जाती है, आम लोगों के समझ से परे हो जाती है। ठीक है, अब देखिए लास्ट आज की क्लास का जो है ह्वेनसांग के बारे में पढ़ना, यानी ह्वेनसांग जो है वह भी एक चीनी यात्री था और यह भी जो है हर्षवर्धन के काल में अपने देश में आया था। इसके बारे में देखिए मैंने आप लोग को एक क्लास में हर्षवर्धन और ह्वेनसांग के बारे में बताया था, तो ये अलग से एक इसके बारे में विवरण है जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए हर्ष के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन है। ह्वेनसांग का पिता एक अध्ययनशील व्यक्ति था जिसका प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ा था। यह 13 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई के साथ लोयंग के बौद्ध मठ में रहने लगा था। 622 ईस्वी में 20 वर्ष की अवस्था में यह एक बौद्ध भिक्षु बन गया और इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का उनके मूल भाषा में अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थी। यानी जब यह भिक्षु बना था तो इसकी बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि यह महात्मा बुद्ध के बारे में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनको मूल रूप में पढ़े, देखे और महात्मा बुद्ध जहां पर रहते थे, वो जहां जहां गए थे, जहां जहां उनके चरणों के निशान हैं, यानी जहां जहां वो आए गए थे, उन सभी जगहों को उसको देखना था। इसी की इच्छा से वह भारत आया था। देखिए इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 629 ईस्वी में उसने उस समय के तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। उसने देखिए उत्तरी मध्य एशिया के मार्ग का अनुकरण किया और वह ताशकंद, समरकंद, काबुल, पेशावर के मार्ग से भारत आया था। हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करने के पश्चात सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। उसके बाद यहां से वह गांधार आया, गांधार के बाद कश्मीर, उसके बाद जालंधर, उसके बाद कुलूट तथा मथुरा होते हुए वह हर्षवर्धन के थानेश्वर में पहुंचा था। थानेश्वर में कुछ दिनों तक रुककर जयगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से उसने शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद देखिए थानेश्वर से मतिपुर, अहिच्छत्र एवं संकिसा होते हुए 636 ईस्वी के मध्य वह हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुंचा था। कन्नौज से ह्वेनसांग ने अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि का भ्रमण किया था। पाटलिपुत्र से चलकर वह बोध गया पहुंचा और वहां उसने बोधि वृक्ष की पूजा भी की थी। इसके बाद देखिए 637 ईस्वी में वह नालंदा विश्वविद्यालय गया था। वहां उसने आचार्य शीलभद्र से 1.5 वर्षों तक योग शास्त्र का अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्म सभा तथा प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद में भी भाग लिया था और यहीं पर उसने हर्षवर्धन से जाने की विदाई ली तथा मध्य एशिया के मार्ग से वापस अपने देश चला गया। ह्वेनसांग ने अपने इन सभी यात्रा वृत्तांतों का वर्णन अपनी एक रचना सियुकी में किया है और उसमें अपने देश के बारे में बहुत सारी बातों को बताया है। उसके मित्र हीली ने ह्वेनसांग की जीवनी के बारे में रचना लिखी है। देखिए इसकी रचना सियुकी की जो विवरण है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हर्षकालीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दशा की जानकारी ह्वेनसांग के विवरणों से मिलती है।
इसने कन्नौज के लोगों को सभ्य, समृद्ध तथा नैतिक दृष्टि से उन्नत बताया है। उसने कहा है कि हर्ष का शासन उदार था तथा वह व्यक्तिगत रूप से शासन की विविध समस्याओं में रुचि लेता था। उसके बाद देखिए उसने कहा है कि सामाजिक नैतिकता एवं सदाचार के विरुद्ध आचरण करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। आवागमन के मार्ग उस काल में पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे, फिर भी लोग नैतिक दृष्टि से उन्नत थे। उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसका भी एक बार डाकुओं के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, इसलिए उसने कहा है कि उस समय आवागमन के जो मार्ग थे वो सुरक्षित नहीं थे। इसके अलावा देखिए उसने समाज में 4 वर्णों के अतिरिक्त कई जातियों एवं उपजातियों का भी उल्लेख किया है। देखिए यहाँ पर 4 वर्षों हो गया है, ये 4 वर्ण होगा। 4 वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा भी और भी कई जातियां और उपजातियां उस समय थी। उसके अनुसार कसाई, मछुए, भंगी, नट, जल्लाद आदि अछूत समझे वाले जो व्यक्ति होते थे वह नगर के बाहर निवास करते थे। वेनसांग ब्राह्मणों की प्रशंसा करता है तथा उन्हें सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित जाति के रूप में बताता है। इसके अलावा देखिए वह शूद्रों की उन्नत दशा का भी वर्णन करता है। वेनसांग के अनुसार भारतीय लोग अधिकतर सफेद वस्त्र धारण करते थे। समाज में अंतर जाति विवाह प्रचलित था तथा लोग मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों हुआ करते थे। इसके अलावा देखिए उसने तत्कालीन समाज में अनेक धर्म एवं संप्रदाय के बारे में बताया और कहा कि इस प्रकार से उनका प्रचलन उस समय था। उसने शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं की उपासना का भी व्यापक प्रचलन था, यह भी बताया उसने। वेनसांग के अनुसार गंगा जल को लोग पुण्य जल समझते थे तथा लोगों की ऐसी धारणा थी कि जो लोग इस नदी के जल में डूब कर मर जाते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसके अलावा देखिए वेनसांग के विवरण से केवल हर्षकालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि इससे 7वीं शताब्दी ईस्वी के भारतीय भूगोल को समझने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार से देखिए कहा जा सकता है कि वेनसांग का यह विवरण निस्संदेह बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अब देखिए अगली क्लास में बाकी चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। देखिए मैंने इसमें आप लोग को अपने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताया और इनसे क्या क्या जानकारी मिलती हैं, इन सब चीजों को भी मैंने आप लोगों को बताया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी और आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे। तो इतने देर तक आप लोगों ने अपने आप को मेरी इस कक्षा में बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।